डियर सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। राइट। डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस क्या डिफरेंस है? डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस। राइट। तो जैसे ये इंटेस्टाइन है, राइट, ये क्या है? इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन में मस्कुलर वीकनेस के कारण से या जो लेयर की जो मसल्स हैं, राइट, मसल के वीकनेस के कारण से यहाँ पे लेयर्स क्या हो जाएगी? आउट पाउचनिंग हो जाएगी। लेयर की क्या हो जाएगी? आउट पाउचनिंग हो जाएगी। और स्मॉल छोटे छोटे यहाँ पे क्या बन सकते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। राइट। और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं, राइट, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? डाइवर्टिकुला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइवर्टिकुला कहलाते हैं। ओके। और इस कंडीशन को हम मेडिकल के अंदर डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। राइट। इस कंडीशन को जिसके अंदर आउट पाउचनिंग जो हो गई है, पाउचनिंग को तो हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। एक डाइवर्टिकुला, दो डाइवर्टिकुला, इस तरह से जो डाइवर्टिकुला बन जाते हैं और पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब को हम कंबाइंड फॉर्म में जो डिजीज़ का नाम देते हैं वो है डाइवर्टिकुलोसिस। राइट। डाइवर्टिकुलोसिस। और यदि इस पाउचनिंग के अंदर जैसे कि फूड मटेरियल है या स्टूल है, ठीक है, ये स्टूल यदि यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, राइट, स्टूल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाए? कलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे स्टूल मॉलिक्यूल कलेक्ट होकर यहाँ पे क्या करें? इन्फेक्शन क्रिएट करें। क्या क्रिएट करें? इन्फेक्शन क्रिएट करें और इसको इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला तो बन गया है, लेकिन उसका भी क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इसी इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुला को हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। राइट। डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। तो पहले तो डाइवर्टिकुला बनना, फिर साइन एंड सिम्टम्स का उसमें कंबाइंड हो जाना, डाइवर्टिकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाना। और डाइवर्टिकुलोसिस यदि इन्फेक्टेड हो जाए, उस कंडीशन में यदि डाइवर्टिकुला जो बने हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, राइट, और इन्फेक्टेड होने के बाद जो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे तो इन्फ्लेम्ड डाइवर्टिकुला को हम क्या कहेंगे? डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। राइट। तो हमारी डिजीज कंडीशन यहाँ पे है डाइवर्टिकुलाइटिस। तो डिजीज कंडीशन है डाइवर्टिकुलाइटिस। और डाइवर्टिकुलाइटिस ईसोफेगस में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। राइट। तो ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलाइटिस या ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलाइटिस के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर डाइवर्टिकुलाइटिस इज अ स्मॉल बल्जिंग सैक पाउच ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग का पाउच बन जाना, बल्जिंग हो जाना बाहर की तरफ, ठीक है, और सैक फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है? डाइवर्टिकुलोसिस कहलाता है। और जब ये इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो डाइवर्टिकुलाइटिस के नाम से जाना जाता है। डाइवर्टिकुला आर द स्मॉल पाउचेज इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल में स्मॉल पाउच फॉर्मेशन हो जाना डाइवर्टिकुला कहलाता है। इच पाउच इज कॉल्ड डाइवर्टिकुलम। प्रत्येक सिंगल पाउच को हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और मल्टीपल पाउचेज आर कॉल्ड डाइवर्टिकुला। सिंगल पाउच यदि है तो डाइवर्टिकुलम, और मल्टीपल पाउचेज हैं तो उनको एक साथ कंबाइंड रूप में हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। यदि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स भी जुड़ जाते हैं, डिजीज कंडीशन बनती है तो डाइवर्टिकुलोसिस कहा जाता है। और यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। द कंडीशन ऑफ हैविंग डाइवर्टिकुला इज अ कॉल्ड डाइवर्टिकुलोसिस। दे अकर्स व्हेन द इनर लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बल्जेस थ्रू वीक स्पॉट इन द आउटर लेयर। आउटर लेयर के अंदर एक वीक स्पॉट बनने के कारण से ये हो जाता है। एक बार और डिटेल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं। ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, ठीक है। अब ये पूरी इस तरह से इंटेस्टाइन है या कोई भी जीआई ट्रैक है। अब ये जो लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे लेयर, जो ये इनर लेयर हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई, ये आउटर लेयर हो गई। तो इनर लेयर और मिडिल लेयर के वीक होने से यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाउचनिंग बन जाएगी। इस तरह से पाउचनिंग बन जाएगी।
और ये स्पेशल सिंगल पाउच को हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं, राइट। डबल पाउच हैं, मल्टीपल पाउचेज हैं तो डाइवर्टिकुला के कहेंगे, डाइवर्टिकुला कहेंगे। यदि उससे होने वाली डिजीज कंडीशन हो जाती है, सिम्टम्स जो बनते हैं, डिजीज कंडीशन बन जाती है, उसे डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। और पाउच के अंदर यदि इन्फ्लामेशन है तो डाइवर्टिकुलाइटिस हम कहते हैं। इस तरह से ये तीन चार टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है। अब रिस्क फैक्टर्स की या एटियोलॉजी की बात करते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस क्यों होता है? एटियोलॉजी क्यों होता है, राइट। डाइवर्टिकुलाइटिस क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज। तो पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वीकनेस ऑफ द मसल्स, राइट। जो दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर जो मसल्स हैं उनका वीकनेस होने के कारण से ये पाउचनिंग या प्रोट्रूजन हो जाता है, राइट। और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग और इस तरह की जो कंडीशन है, जैसे कि जो मोस्टली प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि नॉट इनफ टू गेट फाइबर, जिसके अंदर इनफ फाइबर नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पीपल हु ईट मोस्टली प्रोसेस्ड फूड डू नॉट गेट द इनफ फाइबर इन देयर डाइट। प्रोसेस्ड फूड इंक्लूड वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल, क्रैकर्स, ठीक है। इस तरह की जो है प्रेटजेल्स, ये जो फूड मटेरियल है इनके अंदर इनफ अमाउंट में फाइबर्स नहीं होने के कारण से भी ये डाइवर्टिकुलाइटिस बनते हैं। मैंने नोट्स के अंदर अंडरलाइन कर रखा है, आप इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग और इनके डायग्राम आप नेट से ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आगे लेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स, राइट। क्लिनिकल फीचर्स लेंगे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पेशेंट को यदि डायवर्टिकुलाइटिस हो जाता है, पेशेंट की यदि इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम ये देखते हैं कि ये पेशेंट है, इसकी ये इंटेस्टाइन है। अब इसके अंदर यहाँ पे बल्जिंग हुआ है और फूड कंटेंट या स्टूल कंटेंट जो भी है इसके अंदर कलेक्ट हो गया है और ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा और टच करने पे पेन होगा। तो इसलिए पहला साइन एंड सिम्टम इसमें है टेंडरनेस, ठीक है। इसके बाद ब्लोटिंग गैसेस, गैस फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, फीवर होगा पेशेंट को क्योंकि इन्फेक्शन है, राइट। नोजिया वोमिटिंग होगा इरिटेशन के कारण से, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट को हंग्री फील नहीं होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट फील होगा, ब्लीडिंग ब्राइट रेड, ब्लीडिंग भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स आपको लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे, चेक कैसे किया जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन डायग्नोस, राइट। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री और सेकंड पॉइंट लिखना है फिजिकल एग्जामिनेशन, बाकी बातें बाद में। फर्स्ट पॉइंट आपका रहता है मेडिकल हिस्ट्री, जिसके अंदर पेशेंट के डाइट पैटर्न, कॉजेज, स्मोकिंग रिलेटेड ये सारी हिस्ट्री पेशेंट से लेनी है। और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट को ईटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर, चिल, नोजिया, गैस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं। थर्ड है ब्लड एंड स्टूल टेस्ट। यदि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आरबीसी कम पड़ सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं इन्फेक्शन के कारण से, ये चीज़ें चेक करनी है। जो कि पिछली क्लासेस क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर जो जांचें हुई थी वही सारी जांचें इसमें होती हैं, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं है। स्टूल टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ब्लड वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आ तो नहीं रहे हैं, स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ चेक करनी है। इसके बाद है कोलोनोस्कोपी, राइट। पिछली क्लास में मैंने कोलोनोस्कोपी के बारे में बताया था, बेरियम एक्सरे भी कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यूएसजी, राइट, एब्डोमिनल यूएसजी करना है और सीटी स्कैन करना है। ये हो गया डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, राइट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आगे लेंगे मैनेजमेंट, नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट तो ये कि पेशेंट को सिम्टम से रिलीफ देना है और इसके अंदर जो रिलीफ देने के लिए हम पेशेंट को पेन को रिलीफ करने के लिए
स्पाज्म को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पाज्म यदि कम होगा, ऐंठन यदि कम होगी तो पेन भी कम होगा। तो स्पाज्म को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन देते हैं फर्स्ट। तो एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरडाइजोप्रोक्सिड, ठीक है, डाइक्लोमिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, राइट, फिनोबार्ब, ये सारी मेडिसिन ऐसी है जो एंटी स्पाज्मोडिक हैं, स्पाज्म को कम करेंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पिछली क्लासेस में जो एंटीबायोटिक बताए थे मैंने, वही सारे इसी में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए स्पेशली यही एंटीबायोटिक चलते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, सिफ्लेक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन, इस तरह की मेडिसिन एंटीबायोटिक्स जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट, तो प्राइमरी बोवल रिसेक्शन और बोवल रिसेक्शन विद द कोलोस्टमी, दो तरह की सर्जरी है यहाँ पर। सर्जरी के अंदर दो तरह के ऑप्शन है। पहला तो ये, इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज ये इंटेस्टाइन है, राइट, ये भी इंटेस्टाइन है। अब ये हो गया रेक्टम समझ लो आप, ठीक है, ये इंटेस्टाइन समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे स्टमक समझ लो कि यह स्टमक से कनेक्टेड है इस तरह से, राइट। यहाँ पे भी मैं स्टमक बना ले रहा हूँ, ये स्टमक से कनेक्टेड है, राइट। अब आप ये समझो कि ये भी इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, ये एनस या रेक्टम का पार्ट हो गया, राइट, ये रेक्टम एंडिंग हो गई, ये भी आपके रेक्टम एंडिंग हो गई और यहाँ से स्टूल फॉर्मेशन बाहर आएगा। अब देखिए कि यदि इंटेस्टाइन का कोई डिजीज्ड पार्ट है, डिजीज्ड पार्ट को यदि रिमूव कर दिया जाए, राइट, डिजीज्ड पार्ट को यदि रिमूव कर दिया जाए और एक हेल्दी पार्ट को दूसरे हेल्दी पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाए वापस, तो ये कहलाती है प्राइमरी बोवल रिसेक्शन, जिसके अंदर हमने डिजीज्ड बोवल को रिसेक्ट कर दिया, डिजीज्ड पार्ट को रिमूव कर दिया है। लेकिन यदि ये डिजीज कंडीशन यदि यहाँ पर हुई हो, ठीक है, ये डिजीज कंडीशन यदि यहाँ पर हुई हो तो हेल्दी पार्ट को आगे कनेक्ट करने के लिए तो स्पेस ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इसी हेल्दी पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी से यहीं पे ओपनिंग बनाई जाती है और इसको अपन कहते हैं एब्डोमिनल वाल से कॉलन को ओपन करना कहलाएगा कोलोस्टोमी। क्या कहलाएगा? कोलोस्टोमी। तो यहाँ पर तो रिसेक्शन ऑफ द बोवल है और यहाँ पे कोलोस्टोमी है। अब सर्जरी का नाम कैसे लिखा है? प्राइमरी बोवल रिसेक्शन, इसका नाम क्या है? प्राइमरी बोवल रिसेक्शन, प्राइमरी बोवल रिसेक्शन, ये सर्जरी का नाम है। और दूसरी सर्जरी का नाम क्या है कि बोवल रिसेक्शन विथ कोलोस्टोमी। बोवल को रिसेक्ट कर दिया, इस बोवल को तो रिसेक्ट कर दिया, विथ कोलोस्टोमी कर दिया। क्या कर दिया? कोलोस्टोमी कर दिया। तो बोवल रिसेक्शन विथ कोलोस्टोमी, राइट, बोवल रिसेक्शन विथ कोलोस्टोमी, इस तरह से दो सर्जरी का नाम है। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान आपको असाइनमेंट रूप में बनाने हैं। ऑल द बेस्ट।